गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम आज फिर से अपना वही चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, लेकिन उसका थ्योरी पोर्शन आप फिनिश कर चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स को। अभी देखिए, आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन पहले से ही है कि भौतिक विज्ञान में जो आंकिक प्रश्न हैं, यानी फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले आप इस बात को समझ लीजिए। जैसे हमने फर्स्ट ईयर में सीखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो यदि हम कोई चीज़ सीखते हैं लेकिन उसका जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं तो सीखने का कोई औचित्य नहीं है। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं आपको कैलकुलेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस। आप जैसे मार्केट जाते हैं और आप कुछ चीज़ खरीद के लाते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल मैं देती हूँ। आप एक एलईडी मार्केट में खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं, आप देखते हैं, आप उससे बोलते हैं कि 7 वॉट का एलईडी दे दीजिए, 9 वॉट का एलईडी दे दीजिए। तो ये जो वॉटेज है ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है और हम कैलकुलेटेड एक नंबर है उसका कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदने जाते हैं, राइट। उस पर लिखा होता है 240 वोल्ट। तो इसका क्या मतलब है कि आप उसको कितने वोल्टेज वाले सॉकेट में लगा सकते हैं, 240 वोल्ट वाले में। उसमें छोटा सा लिखा भी रहता है 3 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, यानी कितनी धारा उसको चाहिए। तो ये सारे जो कैलकुलेशन से कैसे आते हैं, यानी जब इनका प्रोडक्शन किया जाता है तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी आवश्यकताएं कहाँ हैं। इसीलिए हमें न्यूमेरिकल्स, आप तो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, 12th स्टैंडर्ड के हैं, तो आपको सिर्फ सीखना है कि कैसे जो सिद्धांत हमने भौतिकी के पढ़े हैं उनका दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे करें। जैसे आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, एसी होती है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग देशों में फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड रहती है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक बार में कितने चक्कर, जैसे 50 हर्ट्ज हमारे इंडिया में रहती है, उसका वोल्टेज कितना है जो हमारे घर में दिया जाता है। तो ये सब कैलकुलेशंस ही हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया है कि न्यूमेरिकल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो चलिए फिर हम स्टडी करते हैं, हम एक बार रिवाइज करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमने किन किन फॉर्मूलाज को स्टडी किया है। तो देखिए, द फर्स्ट फॉर्मूला एंड द मोस्ट सिंपल वन इज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ये पहला फॉर्मूला आपने स्टडी किया था। Q क्या है, आवेश है, N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जितने हों, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, ठीक है। दूसरा क्या था, कूलाम के नियम से। दूसरा आपने कूलाम का नियम पढ़ा था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर R Q1 और Q2 के बीच की परपेंडिकुलर मिनिमम डिस्टेंस है, Q1 और Q2 आवेश हैं, के Q1 और Q2 के बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एयर की या वैक्यूम की परावैद्युतशीलता है, पाई एक नंबर है, 4 एक नंबर है, और एफ एक फोर्स है। सॉरी, एक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। तीसरा आप देखिए, एक रिलेशनशिप है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या इसी से इम्प्लाई करके आप लिख सकते हो के इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक आप निकाल सकते हो यदि आपको परमिटिविटी प्रोवाइडेड हो उस परावैद्युत पदार्थ की, और किसकी, एयर की या वैक्यूम की। इसी को एक दूसरे फॉर्म में आप ऐसी इस तरीके से लिख सकते हो कि जो फोर्स होता है वो हमेशा घट जाता है फिर परावैद्युतांक रखने से। तो F और F के बीच जो रिलेशन होता है वो परावैद्युतांक के बराबर होता है। यानी अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखे बिना किन्हीं दो आवेशों के बीच अगर फोर्स F हो और फिर परावैद्युतांक K को उनके बीच फिल कर दिया जाए और फोर्स कैलकुलेट किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हो Fk, तो F और Fk का जो आपका निष्पत्ति आएगी, यानी उसका जो रेशियो आएगा वो परावैद्युतांक के बराबर आएगा। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। आप देख रहे हैं E एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप स्केलर फॉर्म में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। वैसे ऐसे लिखते नहीं है, इसी से प्रोवाइडेड क्या आ जाएगा आपका F इज इक्वल्स टू क्यू ई। ये भी एक फॉर्मूला है।
नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है, E की वैल्यू जनरल, किसी चार्ज Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ इसका परिमाण लिखते हैं, वो R डिस्टेंस पे कितनी होगी, 1/4πε0K Q/r²। ठीक, और 7। अब यहाँ से देखिए E का अगर आपको मात्रक भी यहाँ रखना, F का क्या होता है न्यूटन, Q क्या होता है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम आप इसको लिख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे मात्रक नहीं लिख रहे हैं, हम आपको सिर्फ फॉर्मूले रिमाइंड करा रहे हैं। अभी ये तो चार्जेस का काम खत्म, अभी आ गया वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जो फर्स्ट क्वांटिटी आपने स्टडी की थी वो थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P = 2qL। इसमें बच्चे एक चीज भूल जाते हैं अक्सर कि जो L है वो लेंथ नहीं है डाइपोल की, 2L लेंथ है डाइपोल की। हमेशा बच्चे न्यूमेरिक्स करने में ये गड़बड़ करते हैं कि अगर कहीं दिया हुआ होता है कि दो चार्जेस 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हैं तो L की जगह 10 रख देते हैं, जबकि ये गलत है। आपको 2L की जगह 10 रखना है, राइट। यानी सेंटर से एक चार्ज की जो डिस्टेंस होती है वो L होती है और 2L होती है -Q और +Q के बीच की टोटल डिस्टेंस। ना नेक्स्ट इज, अब आप दो स्थितियों में कैलकुलेट करते थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो एक जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती थी, यहाँ लिखते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, यहाँ रहने देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अक्षीय स्थिति में, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्ष पर r दूरी पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E कितनी होगी, 1/4πε0K 2p/r³। वहां पर P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। नेक्स्ट वन इज E निरक्षीय, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से उसके अक्ष के परपेंडिकुलर कोई लाइन है और उस पे r डिस्टेंस पे आपको कैलकुलेट करनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितनी होगी, E = 1/4πε0K P/r³। ऑब्वियसली आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये E अक्षीय और E निरक्षीय क्या है, ये इसकी जस्ट डबल है। एक बात और है कि जो E अक्षीय है उसका डायरेक्शन और E निरक्षीय उसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है बच्चों। तो एक रिलेशनशिप आपको और लर्न करनी है, E अक्षीय यानी इन डाउन पोजीशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इसको वेक्टर में लिखते हैं, -2 E निरक्षीय, यानी कि ऑन द एक्सिस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जस्ट डबल और अपोजिट होती है परपेंडिकुलर कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड से, प्रोवाइडेड दैट कि जो डिस्टेंस है O से वो कैसी हो, R ही हो। नेक्स्ट आपका है, और आई होप कि ये आपका लास्ट है, टाउ। इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं E में, ऐसा डाइपोल है जिसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, उसको रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड E में, तो उस पे जो टॉर्क लगेगा यानी उस पे जो बल युग्म का घूर्ण लगेगा वो कितना होगा, P×E। ये पता चल रहा है P वेक्टर क्वांटिटी, E वेक्टर क्वांटिटी और इसका वेक्टर प्रोडक्ट टाउ है। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि इसमें डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम किससे देंगे, स्क्रू रूल से। इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं परिमाण के फॉर्म में, PE sin थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, जो आपकी फील्ड है उस फील्ड से किस एंगल पर कितना एंगल बनाते हुए आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है वो एंगल क्या है, थीटा है, राइट। और इसका जो डायरेक्शन है टाउ का वो हम किससे देंगे, स्क्रू रूल से, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि आप बल युग्म का आघूर्ण निकालिए और बताइए कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको ये पहले से पता है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था। देखिए याद करिए, आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे कि R वेक्टर अगर है A वेक्टर और B वेक्टर की क्रॉस करके निकला है तो R जो होगा वो A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो हम क्या करेंगे, स्क्रू रूल में क्या करेंगे, अगर P के डायरेक्शन से लेके E की तरफ हम अपने पेंच को घुमाएं तो जिस डायरेक्शन में पेंच जाएगा वही किसका डायरेक्शन होगा, टाउ का डायरेक्शन होगा। होपफुली आपको ये सारे फॉर्मूले समझ आ गए हैं, आपको इन्हें लर्न करना है, ये आपको लर्न होने चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो
प्रोवाइडेड रहती हैं जब न्यूमेरिकल आता है, लेकिन वो भी आपको लर्न होनी चाहिए। तो मात्र 11 फॉर्मूले हैं जो आपने इस लेसन में स्टडी करने हैं और उन्हीं के बेसिक पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इन्हें लर्न कर लीजिए अच्छे से और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, स्पेशली अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसका मान डबल होता है और निरक्षीय स्थिति में जो होती है उसका मान हाफ होता है, प्रोवाइडेड दैट की जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। सेम डिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ। अब चलिए आ जाते हैं, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हमेशा एग्जाम में आपको दे दिए जाते हैं और आप उन्हें लर्न नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि जब न्यूमेरिकल आएगा तो क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा किसकी वैल्यू कितनी है, बट दैट इज नॉट गुड। हर दुकान के नीचे उसका पता लिखा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं होना चाहिए कि दुकान कहाँ है। तो आपको अगर पहले से पता होगा तो आपका समय नष्ट नहीं होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से कुछ चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, बहुत बेसिक हैं, वो आपको फिर से मैं रिमाइंड कराती हूँ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये लगता बहुत आसान है पर हमेशा आप लोग गलती करते हैं। इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये आपको याद रहना चाहिए। इसको आप, इसका सिंबल होता है Me। ये M का मतलब मास, E का मतलब इलेक्ट्रॉन। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, कुछ और भी सारी चीजें हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको होती है 8.85 इंटू, एक चीज और ध्यान रखिए, किसी भी वैल्यू में अगर आप मात्रक नहीं लिख रहे हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, वो वैल्यू ही गलत मानी जाएगी। जब तक हम मात्रक नहीं लिखते हैं फिजिक्स में तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम इसे कूलाम में बता रहे हैं तो पावर -19 है, अगर हम इसको माइक्रो कूलाम में बताने लगेंगे तो 6 से कम कर दीजिए 13 हो जाएगी। ये किलोग्राम में लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट लिख दें और उसका मात्रक ना लिखें तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बी केयरफुल, कभी भी आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर अगर आप बिना यूनिट के लिखते हैं तो वो आंसर सही नहीं है, यू कैन गेट 0 मार्क्स। वैसे स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी, कोई भी मेजरमेंट बिना यूनिट के कोई मतलब नहीं रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बता दें कि आपका कोई दोस्त है ए और आपको बता दिया जाए कि उसका घर 10 किलोमीटर दूर है, तो आप जब तक ये नहीं बता रहे हो कि किस डायरेक्शन में है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये नहीं बता रहे हो कि किलोमीटर में है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह हमें ध्यान रखना है कि जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हम इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि हम यूनिट्स को ना भूलें। एंड वन मोर थिंग, आप क्या करेंगे, एक ही पद्धति को लेके चलेंगे। क्या करेंगे, 3 पद्धतियां आपने पढ़ी हैं, MKS, CGS एंड FPS। आपको पता है ये SSS किसके लिए, सेकेंड के लिए, यानी इन जनरल सभी में समय को किसे मेजर करते हैं, सेकेंड में। और बाकी ये मास और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग होता है। इसमें मीटर, किलोग्राम, इसमें सेंटीमीटर, ग्राम, इसमें फुट, पाउंड। ठीक है, तो आपको ये तो बहुत ही रेयर केस में यूज होता है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर में यूज होता है, जनरली यही दोनों यूज होते हैं। पर मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि जब भी आप सॉल्व करें तो जितनी भी क्वांटिटीज आपको न्यूमेरिकल में दी हुई हैं, यू बेटर चेंज टू MKS। आप क्या करें, आपको कोई दूरी सेंटीमीटर में दी है तो आप उसको मीटर में चेंज करके ही लिखें, तो आप कि मिस्टेक करने के चांसेस 0 हो जाएंगे। तो हम हमेशा इन जनरल जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें हर क्वांटिटी को MKS सिस्टम में लिखने का प्रयास करेंगे, या इस बात को ध्यान में रखें कि हमें जो भी चीजें दी गई हैं वो हमने MKS सिस्टम में ही रखी हैं। अभी आप सोचेंगे ये मास और किलोग्राम और सेकेंड बता दिया और न्यूमेरिकल में तो पूछा जाएगा बल, तो ऑब्वियसली बल में जो न्यूटन है, न्यूटन क्या होता है, F = ma। ma मतलब मास, मास को आपको किस में रखना है, किलोग्राम में,
ये यूनिट की मैं बात कर रही हूँ, किलोग्राम। ए क्या है? एक्सीलरेशन यानी त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन तो वेग का क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो वो मीटर में होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन। तो इसका मतलब है जो न्यूटन है वो भी कैसा हो गया? MKS में हो गया, राइट। तो आपको ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी होगी, और ये बहुत बेसिक है, सुनने में बहुत साधारण लगता है पर गलती आप यहीं पर करते हैं। तो आप हमेशा सॉल्व करेंगे किसमें? MKS सिस्टम में। यू विल ऑलवेज सॉल्व इन MKS सिस्टम, ताकि आपसे गलतियां ना हो। और आप जनरली देखेंगे कि जितने भी ये स्टैंडर्ड वैल्यूज दिए होते हैं क्वांटिटीज के या कांस्टेंट्स के, ये हमेशा आपको किसमें दिए जाते हैं? MKS में। आप देखिए इसमें जो कूलाम है वो भी MKS सिस्टम का मात्रक है। आपने जो ये किलोग्राम लिखा है ये भी MKS सिस्टम का मात्रक है। और फिर देखिए आपको ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए जो लिखा गया वो भी किसमें दिया हुआ? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं बच्चों, वो हमेशा और हमेशा MKS में करते हैं। एक चीज और है, ये क्वांटिटी आप बार बार यूज करते हैं ना कूलम के नियम में, 4πε0। तो इसकी जो वैल्यू है वो तो आपको याद हो गई होगी अब तक, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि ये 1/, करके है, यूनिट हो गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और इस लेसन में इससे ज्यादा आपको चाहिए नहीं। फिर भी जी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वंस अगेन मीटर एंड सेकेंड, MKS। ठीक है, तो इतनी क्वांटिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, भले ही वो एग्जाम्स में आपको दे दी जाती हैं। अब आ जाते हैं किसी एक एग्जाम्पल को हम लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और फिर देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। यकीन मानिए फिजिक्स में थ्योरी कठिन है बजाय न्यूमेरिकल्स के, जबकि बच्चे समझते हैं कि न्यूमेरिकल टफ है बजाय थ्योरी के। न्यूमेरिकल हमेशा तब टफ होते हैं जब आप उनको रटने का प्रयास करते हैं, जब आप उनको बिना पूरी इंफॉर्मेशन लिए हुए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज न्यूमेरिकल्स आर जस्ट फन इन फिजिक्स। तो देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कोई भी बुक ले सकते हैं फिजिक्स की, जो भी बुक आपको आसान लगे। मैं ये कुमार मित्तल जी की बुक है, उसका एक क्वेश्चन है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। कितना आवेश पाया गया है? Q। 3 × 10⁻⁷, और दिया हुआ है आगे कूलाम C। बस इतना ही दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसका आकलन कीजिए। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति यानी मास का स्थानांतरण भी होता है? तो ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, तो आपको क्या देखना है? ऊन है और पॉलीथीन। बोला गया है कि ऊन से रगड़ा गया जब पॉलीथीन का टुकड़ा, तो इतने से ऋणावेशित पाया गया, यानी आवेश इससे इसमें आया है, और कितना आया है? इतना। ऋणावेशित यानी ये माइनस का है। फाइन। अब आपको ये बताना है कि किससे किस पदार्थ में और कितने इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांसफर हुए हैं। तो देखिए आपको ये पता है कि ऊन से पॉलीथीन में कुछ जा रहा है, ठीक। इस पर ऋणावेश है, तो ऋणावेश किस में आता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां पर ऋणावेश होता है। तो बताया गया कि ऋणावेश है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हुए हैं ऊन से पॉलीथीन में। इतना आपको समझ में आना चाहिए। किसमें गए हैं? ऊन से पॉलीथीन में गए हैं। अब कितने गए हैं? हियर कम्स द न्यूमेरिक पार्ट। कितने गए हैं? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपका फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर होता था Q = 2 ± NE। ओके, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे। Q आपको दिया हुआ है, N आपको कैलकुलेट करना है। Q इज गिवन -3 × 10⁻⁷ कूलाम।
ई आपको पता है कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एन आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल डिवीजन है, तो यहाँ आप रख दीजिए। तो n इज इक्वल्स टू Q अपॉन E, यानी n इज इक्वल्स टू -3 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए इधर भी बच्चों कूलाम है, इधर भी कूलाम है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि एक नंबर आएगा n, और वो आप सॉल्व करके निकालेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी विदाउट एनी यूनिट। कोई यूनिट क्यों नहीं होगी यहाँ पर यूनिट इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये दोनों कूलाम में चार्जेस हैं और n एक नंबर है और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। होपफुली ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए आएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 1.875 इंटू 10⁻12, 1.875 इंटू 10⁻12 इतने इलेक्ट्रॉन्स, ओके, इतने इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलिथीन में पहुंचे हैं। अभी जो इसका सेकेंड पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने जो अभी सॉल्व किया है ये इसका ए पार्ट है। जिसका दूसरा पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। वो पूछ रहा है कि क्या ऊन से पॉलीथीन पर मास का ट्रांसफर भी होगा। संहति का मतलब होता है मास, तो मास का भी ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज होने के साथ साथ मास भी होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और इस पर मास भी होता है me, जिसे हमने अभी अभी पढ़ा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो आपको ऑलरेडी पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इतने, तो टोटल मास जो ट्रांसफर होगा वो कैसे निकाल लेंगे, आपको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो बी पार्ट है वो क्या होगा, जो बी पार्ट है उसमें पूछा है कितनी, तो आप लिखेंगे कि ऊन से पॉलीथीन पर स्थानांतरित का मतलब ट्रांसफर्ड, स्थानांतरित का मतलब होता है स्थान में अंतर आना, स्थानांतरित द्रव्यमान। संहति थोड़ा सा कठिन वर्ड हो जाता है वरना संहति का मतलब द्रव्यमान m ही होता है। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n मल्टीप्लाइड बाई me यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो n कितना था आपका 1.875 इंटू 10⁻⁻12, इसका कोई यूनिट नहीं था क्योंकि ये नंबर्स हैं। और me कितना है, इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अब इसका यूनिट है kg, तो हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, टोटल मास। m मत लिखिएगा यहाँ इसको, तो टोटल मास m कितना हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन या न्यूमेरिकल का ये सब सिखाने की बात नहीं है। तो ये आप जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। करके देखिएगा, इसका आंसर आ रहा है 1.71 इंटू 10⁻⁻18 kg, 1.71 इंटू 10⁻⁻18 kg, राइट। तो ये पहला जो आपका फॉर्मूला था जिसको आपने स्टडी किया था उसका फर्स्ट का यूज मैंने कर लिया है। आज के पोर्शन में इतना ही, और कल हम देखेंगे। अगर आपको लगता है कि हमें सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ करने चाहिए तो मैं सारे भी बता सकती हूँ, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो टफ न्यूमेरिकल्स हैं यानी जो आप आंसर नहीं कर पाते हैं बुक्स में, तो उनको हम सेलेक्ट करके सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। और आपको आज की क्लास से बस इतना ही लर्न करना है कि सारे के सारे आपको जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। आपको उसमें नहीं रहना चाहिए कि वो तो दिया होता है या क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइडेड रहता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा, सारे फॉर्मूलाज वो कहाँ लगेंगे, किस कंडीशन में लगेंगे, विद यूनिट्स आपको लर्न होने चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, और आपसे एक आशा है कि जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मी, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसकर्मी सारे लगे हुए हैं अपने देश को कोरोना की जंग में जीत दिलाने के लिए, तो हम बच्चों का भी ये कर्तव्य है कि हम जो कर सकते हैं वो करें। और आप बच्चे क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्टडीज़ करिए, अपनी हेल्थ को अच्छे से रखिए और लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करिए। आपका दिन शुभ हो।